गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को परामर्शदाता या उपबोधक के विषय में बताएंगे। परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, परामर्श की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया ही परामर्शदाता की भूमिका पर निर्भर करता है और परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। परामर्श की संपूर्ण प्रक्रिया परामर्शदाता के कार्य, उसके व्यक्तित्व एवं गुणों से प्रभावित होती है। इसलिए हमें परामर्शदाता की प्रकृति को समझना होगा कि परामर्शदाता की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसका कार्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले परामर्शदाता D.W. लिफवियर ने परामर्शदाता शब्द का प्रयोग के लिए कहा कि परामर्शदाता एक अध्यापक परामर्शदाता एवं अध्यापक परामर्शदाता का अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि विशेषज्ञों के लिए अदल बदल के आधार पर परामर्शदाता तथा अध्यापक परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ अंतर के साथ एक परामर्शदाता वह व्यक्ति है जो अपने आधे या उससे अधिक समय का उपयोग निर्देशन कार्य करने के लिए करता है, और एक अध्यापक परामर्शदाता वह है जिसे निर्देशन कार्य हेतु कम से कम एक कक्षा के कार्य से मुक्त किया जाए, किंतु जो अपने संपूर्ण समय के आधे समय का उपयोग उपबोध के लिए न करे। अर्थात बच्चों, उनका कहना था कि परामर्शदाता और अध्यापक परामर्शदाता जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो एक परामर्शदाता वह व्यक्ति है जो अपना पूरा समय यानी कार्य के पूरे समय आधे से अधिक समय का उपयोग निर्देशन कार्य के लिए करता है। लेकिन एक अध्यापक परामर्शदाता वह होता है जो निर्देशन कार्य हेतु कक्षा में जाता है, तो उसे निर्देशन कार्य हेतु कम से कम एक कक्षा के कार्य से तो मुक्त किया जाए, जिससे कि वह निर्देशन जब प्रदान करे तो निर्देशन करते समय संपूर्ण समय के आधे समय का उपयोग उपबोध्य एवं बच्चों के लिए कर ले। तो परामर्शदाता के कार्यों एवं उनकी प्रकृति के अनुसार उनके लिए इन शब्दों का चुनाव हुआ। प्रारंभ में परामर्शदाता शब्द के स्थान पर निर्देशन विशेषज्ञ शब्द बहुत प्रचलित था। 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में बच्चों कई लेखकों ने परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया। निर्देशन विशेषज्ञों के लिए D.W. लिफवियर ने इनमें अंतर स्पष्ट किया कि परामर्शदाता एवं अध्यापक परामर्शदाता के कार्यों में किस प्रकार का अंतर होना चाहिए। इस तरीके से गत शताब्दी के चौथे दशक में निर्देशन विशेषज्ञ तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक ही जैसा समझा जाता था, परंतु धीरे धीरे परामर्शदाताओं के कार्यों एवं उनकी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास इन विद्वानों ने किया, और इन विद्वानों ने कार्य के आधार पे अपने विचार व्यक्त किए। तो परामर्शदाता के लिए
अलग 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 निर्देशन विशेषज्ञ या यूँ कह लीजिए कि मनोवैज्ञानिक जो विषय विशेषज्ञ थे, उन्होंने इनको कार्यों के आधार, इनकी प्रकृति के आधार पे अपने विचार प्रकट किए। उनमें सबसे पहला जो विचार व्यक्त किया वह जोन्स का मत था। जोन्स के अनुसार परामर्शदाता वह व्यक्ति है जो परामर्श का कार्य करता है। जोन्स के इस कथन का अर्थ यह है कि परामर्शदाता को अन्य प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। उसका कार्य परामर्श और इसी को वह केंद्र मान के, उसका कार्य केवल परामर्श देना होता है और इसी को केंद्र मानकर उसको परामर्शदाता की संज्ञा दी गई। लेखन और लेखक का जो शाब्दिक विश्लेषण है, उसी प्रकार का विश्लेषण बच्चों परामर्श और परामर्शदाता का किया जाता है। लेखन और परामर्श यहाँ पर संज्ञार्थक कृदंत के रूप में प्रयुक्त है और लेखक एवं परामर्शदाता जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में है। तो परामर्शदाता की प्रकृति को जोन्स ने उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप में उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। परामर्शदाता की प्रकृति एवं परामर्श की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बच्चों जोन्स ने परामर्शदाता के कार्यों पर प्रकाश डाला कि उनके अनुसार परामर्श के दौरान परामर्शदाता को किन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। किसकी आवश्यकता को? जो परामर्श लेने आया है उनकी आवश्यकताओं को वह किस प्रकार से पूरा करते हैं। तो जोन्स के अनुसार सबसे पहले एक व्यक्ति की समस्या से संबंध सूचना की प्रयोजनवश व्याख्या करने की आवश्यकता, यानी जब व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या को बताता है तो उस समस्या से संबंधित कारणों का पता करके उनकी समस्या का समाधान उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप में, उनकी रुचियों के अनुरूप में, समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप में समायोजन के साथ करना है। नेक्स्ट आता है ध्यानपूर्वक सुनने, जांच करने तथा सलाह की प्रक्रिया की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति जब परामर्श लेने जाता है तो परामर्शकर्ता का कार्य है, परामर्श देने वाले व्यक्ति का कार्य है, परामर्शदाता का कार्य है कि वह व्यक्ति की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात जांच करे। जांच करने से यहाँ क्या तात्पर्य है कि उसके जीवन इतिहास के विषय में पता करे, यानी उसके परिवार से, समाज से, कार्यस्थल से, लोगों से जानकारी इकट्ठा करे कि जो ये परिस्थिति, जो समस्याएं इसके पास है, इसका रीज़न क्या है, किन परिस्थितियों में ये ऐसा महसूस कर रहा है। जांच करने के पश्चात ही सलाह की प्रक्रिया की आवश्यकता को पूरा करें। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों, जिन समस्याओं के समाधान तक छात्र या व्यक्ति आसानी से न पहुंच सके उनमें सहायक उपकरणों को गतिशील करना। अब व्यक्ति के जीवन, प्रत्येक व्यक्ति की सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता बच्चों अलग अलग होती है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की बनावट, रंग रूप सब कुछ अलग है, सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति अलग है, ठीक उसी प्रकार से सभी की समस्याएं अलग हैं। और समस्याओं के समाधान में जब छात्र
या व्यक्ति समस्याओं की जटिलताओं में उलझ जाता है और वह आसानी से वहाँ नहीं पहुँच पाता है, समाधान तक नहीं पहुँच पाता है, तब उसे सहायक उपकरणों के माध्यम से समस्या के समाधान तक पहुँचना चाहिए और उसे गतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों, उन समस्याओं की जानकारी जागृत करने की आवश्यकता जो वर्तमान तो है किंतु जिन्हें अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। तो उन लोगों को अवेयरनेस करना है, उन समस्याओं की जानकारी उनको बताना है कि इन आवश्यकताओं से जो वर्तमान में है, जो समस्याएं उत्पन्न हो, इसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमेशा उनको जागरूक करना कि इसके किसी भी कार्य के पीछे, आप किसी के व्यवहार को ही ले लीजिए, तो अगर आपका व्यवहार सही है तो समायोजन है, अगर आपका व्यवहार आक्रामक है तो समायोजन नहीं। तो उसी प्रकार से बच्चों उनको बताना है कि आपके इन व्यवहारों से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो पाएंगी, समायोजन की समस्याएं उत्पन्न हो पाएंगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे पीछे हटने लगेंगे, दुराव की स्थिति आएगी, आपको एकाकीपन लगेगा, आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं, इस तरह की चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ कि तो उन्हें वर्तमान में जो वो व्यवहार कर रहे हैं उन्हें ये जागृत करना है कि इन सब व्यवहारों से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी जिसे वो अभी स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संभव हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि स्वीकृत की गई किंतु समझी न जाने वाली समस्याओं को परिभाषित करने की आवश्यकता। उपबोध्य यह स्वीकार करता है, यह समझता है कि उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन उस समस्या को समझने के बावजूद उसके निराकरण तक पहुंचने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। वह क्षमता विकसित करना है जिससे कि वह समझने के पश्चात समस्याओं की परिभाषा करने की आवश्यकता है कि समस्या के कारण क्यों है, किस वजह से है, उसके प्रॉब्लम के कारण क्यों है, किस लिए है, उसको समझना होगा। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, जब विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान खोजने में सहायता की आवश्यकता चाह रहा हो तब रचनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता। जब विद्यार्थी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो वो अपने अध्यापक परामर्शदाता द्वारा समस्या के समाधान के लिए सहायता खोजता है और वह चाह रहा है कि कोई उसको सहायता करे। उस समय रचनात्मक कार्यवाही करना यानी स्टूडेंट की हेल्प भी करनी है और उसको वह सहायता रचनात्मक हो, उन्हें परिवर्तन की योग्य हो। उनको इससे अवगत कराया जाए कि अगर इस कार्य से ये परेशानी हो रही है तो इस कार्य को इस तरीके से न करके दूसरे तरीके से करना चाहिए। तो रचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। लास्ट में बेटा आता है निश्चित गंभीर अपसमायोजन में सहायता की आवश्यकता। जब व्यक्ति समकालीन परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाता है, समायोजन की समस्याएं गंभीर हो जाती हैं, उन स्थितियों में उन्हें परामर्शदाता के द्वारा समकालीन परिस्थितियों से अवगत कराते हुए परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हुए उनकी योग्यता का ज्ञान कराते हुए उन्हें सहायता प्रदान करना कि समकालीन परिस्थितियों के अनुसार आपको कार्यक्षेत्र में, परिवार में, समाज में समायोजन करना है। इस प्रकार से बच्चों परामर्शदाता को परामर्श के दौरान उपबोध्य की अनेक आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता है। जोन्स
के द्वारा जो जो कार्य एवं आवश्यकताएं बताई गई, उनमें परामर्शदाता की प्रकृति एवं उसके कार्यों को समझने में सहायता मिली। ये एक विद्वान का मत था। दूसरे विद्वान का मत इससे बिल्कुल अलग था बच्चों। जोन्स के अनुसार ही केलर ने भी, फ्रैंकलिन जे केलर ने भी परामर्शदाताओं के संदर्भ में उनकी विशेषताओं एवं कार्यों के अनुसार परामर्शदाता की प्रकृति एवं स्वरूप के विषय में व्याख्या की। उनका कहना था कि वो मानते थे कि परामर्शदाता को अध्यापक के समकक्ष माना जाता है। उनका कहना था कि परामर्शदाता और अध्यापक समकक्ष हैं। केलर ने परामर्शदाताओं और अध्यापक में पर्याप्त सीमा तक समानता माना। इस समानता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि अध्यापक वह सिखाता है जो वह स्वयं है। वह जो कुछ भी सिखाता है वह जैसा है जो स्वयं में है। अपनी प्रतिमूर्ति अपने विद्यार्थियों में देखना चाहता है। अध्यापक को कार्य करने के महत्व में विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है कि वह अपने विश्वास के अनुरूप बन जाता है और दूसरों को भी वैसा ही बनाने में समर्थ हो सकता है जैसा वह स्वयं है। अध्यापक वही सिखाता है जो वह स्वयं है और दूसरे को वैसा ही बनाने का प्रयास करता है जैसा वह होता है, और इसी विश्वास के साथ वह अपने कार्य के महत्व को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विषय में बताया कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसे यह अनुभव करना चाहिए कि उसका कार्य जितना महत्वपूर्ण है उसी के अनुसार उसे अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण तत्परता से पूरा करना चाहिए। क्योंकि अध्यापक एक आदर्श होता है। जो छात्र होते हैं बच्चों ना, वह अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं। एक मॉडल के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में अध्यापक को देखते हैं। तो अध्यापक का व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वह छात्रों के ऊपर प्रभाव डाल सके और कार्य जो कर रहे हैं, जो कार्य उनका है, वह कार्य सरल नहीं है। वह अपने कार्यों की प्रतिपूर्ति, अपने उत्तरदायित्वों की प्रतिपूर्ति को तत्परता से करें, जिससे कि छात्र उनका अनुकरण करें। अतः उसे स्वस्थ एवं संतुलित विश्वासों को निर्मित कराना चाहिए। उन्हें स्वस्थ एवं संतुलित विश्वासों को निर्मित करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को उन विश्वासों के साथ एकरूप करने का प्रयत्न भी करने चाहिए। केलर ने केवल अध्यापक के व्यक्तित्व को ही महत्वपूर्ण नहीं माना। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक अध्यापक होने के नाते उन्हें विवेकशील, जनतंत्रवादी, सच्च चरित्र, नैतिकता पर चलने वाले होने पर बल दिया। किंतु केलर इस बात को भी अपने ध्यान में रखता है कि अध्यापकों में भी व्यक्तिगत अंतर होते हैं और उनका यंत्रवत मॉडल तैयार नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत अंतर मतलब एक अध्यापक में जो गुण होते हैं वह दूसरे में नहीं हो सकते हैं। एक अपने शैक्षिक कार्य के दौरान वह बिल्कुल अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है, उसको रुचि लेकर पढ़ाता है। वह बच्चों को उस तरीके से बनाना चाहता है
कि बच्चे कहीं भी जाएं तो ये लगे कि हाँ कहीं से पढ़े हुए, किसी ने पढ़ाया हुआ है, एक मॉडल तैयार करना चाहता है। दूसरा है कि उसी कार्य को वह सिर्फ अपनी नौकरी की प्रतिपूर्ति करता है कि हमें इस कार्य के बदले में जो आय मिलता है उसी अनुरूप में हम शिक्षा प्रदान करें। तो दोनों के कार्यों में डिफरेंसेस होते हैं। इसी प्रकार केलर ने कहा कि अध्यापकों में भी व्यक्तिगत अंतर होते हैं और उनका यंत्रवत मॉडल तैयार नहीं किया जा सकता है। अध्यापक को परामर्शदाता के समांतर केलर ने ही बताया है कि परामर्शदाता के व्यक्तित्व एवं कार्यों पर संस्था अध्यक्ष, प्रधान अध्यापक तथा परामर्श में सहयोग देने वाले अन्य अनेक व्यक्तियों की सापेक्षता में विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उन जटिलताओं की ओर भी संकेत किया जो परामर्शदाता के स्वभाव एवं कार्यों से जुड़ी हुई रहती है। इस आधार पे केलर ने एक अच्छे परामर्शदाता में कुछ गुणों का होना आवश्यक माना। वे गुण निम्नलिखित हैं बच्चों। सबसे पहला गुण क्या होता है? अच्छी आधारभूत बुद्धि। पहला गुण क्या होता है? अच्छी आधारभूत बुद्धि। परामर्शदाता में इतना कौशल होना चाहिए कि अनुभव के द्वारा अथवा औपचारिक अध्यापन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का यथास्थान उपयोग कर सके। अब परामर्शदाता हो या अध्यापक हो, दोनों को इतना कौशल होना चाहिए, इतना कौशल भी होना चाहिए, प्रशिक्षण युक्त उन्हें ज्ञान भी होना चाहिए, इसके साथ साथ अनुभव भी, जिससे कि वह फॉर्मल टीचिंग, औपचारिक अध्यापन के माध्यम से, निर्देशन के माध्यम से जो उनके पास ज्ञान है, प्राप्त ज्ञान का यथास्थान यानी समय अनुसार यथास्थान उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है समृद्ध सामान्य ज्ञान। इसमें बच्चों परामर्शदाता के लिए अपने आसपास कोई भी व्यक्ति जब किसी को सलाह देता है, निर्देशन का कार्य करता है, परामर्श का क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने आसपास के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जगत का सामान्य ज्ञान पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित है। उसको अपने आसपास के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जगत के समकालीन परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है और विशेष रूप से व्यवसायिक जगत की जानकारी, उसकी जानकारी विस्तृत होनी चाहिए। यहाँ पे यह कहने का अर्थ है बच्चों कि परामर्शदाता विश्वकोश का स्थान ले ले। यहाँ पे कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह नहीं है, कहने का अर्थ यह नहीं है कि एक परामर्शदाता विश्वकोश का स्थान ले ले, बल्कि ऐसा उसके लिए विश्वकोश का स्थान लेना उसके लिए असंभव है, पर सामान्य ज्ञान जीवन के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की अपेक्षा समृद्ध होनी चाहिए। उसे परामर्शदाता को विश्वकोश का स्थान नहीं लेना है, ना ऐसा वह कर सकता है, लेकिन वो परामर्श का कार्य कर रहा है, तो परामर्श का कार्य करने के लिए समय अनुकूल आसपास के सामान्य ज्ञान, जीवन के अन्य क्षेत्रों, समकालीन परिस्थितियों, आर्थिक जगत, व्यवसायिक जगत, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान उसे होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? अन्य क्षेत्रों के कार्य करने वाले व्यक्तियों से अधिक। क्यों? क्योंकि वो परामर्श का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों गहरी विशिष्ट जानकारी। व्यवसाय का क्षेत्र परामर्शदाता का विशिष्ट क्षेत्र होता है। क्यों बच्चों? ऐसा क्यों? हमने पहले कक्षा में बताया था कि सबसे पहले भारत में व्यवसायिक निर्देशन ही प्रारंभ हुआ था। व्यवसायिक क्षेत्र में ही निर्देशन का कार्य प्रारंभ हुआ था। बाद में
मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के माध्यम से शिक्षा जगत में इसका प्रयोग होने लगा, लेकिन सबसे पहले प्रयोग व्यवसायिक जगत में हुआ। इसलिए व्यवसाय का क्षेत्र परामर्शदाता का विशिष्ट क्षेत्र है और इसका उससे गहरा संबंध है। तो परामर्शदाता को व्यवसाय संबंधी जानकारी में विशेषता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसे केवल भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोजगारों की संभावना का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, केवल भविष्य में जो रोजगार प्राप्त की संभावना है उसी का ज्ञान, केवल संभावनाओं का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं एवं प्रशिक्षण अवांछनीय है। भविष्य की व्यवसायिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें यह भी पता होना चाहिए बच्चों कि उस व्यवसाय में कौन सी योग्यता एवं प्रशिक्षण वांछनीय है, जिसे परामर्श के द्वारा छात्रों में, व्यक्तियों में उन्हें उसके विषय में जानकारी प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ बच्चों उसे व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों तथा संस्कारों के संबंध में भी गहरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों विशेष कौशल। परामर्शदाता को कुछ विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए। ये तकनीक है परीक्षण की तकनीक, साक्षात्कार की तकनीक, नियोजन की तकनीक। इन तकनीकों के अतिरिक्त उसे व्यावसायिक सूचनाएं एकत्र करने, उनके वितरण एवं अन्य मापन परीक्षण की भी जानकारी आवश्यक होती है। इसके साथ साथ विशेष व्यक्तिगत गुण, उपयुक्त गुणों एवं विशेषताओं के अतिरिक्त परामर्शदाता में कुछ विशेष, उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुणों का होना भी आवश्यक है, जैसे सहानुभूति, सहिष्णुता, वस्तुगतता वांछनीय है। उसका व्यक्तित्व संतुलित एवं निष्ठावान होना चाहिए। कुछ लोग अपनी स्वभावगत क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर होते हैं। परामर्शदाता को निश्चय ही उन लोगों में से नहीं होना चाहिए। उसे यथासंभव विवेकशील, उत्साही तथा दूसरों के कमजोरियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वास्तव में परामर्शदाता एक असाधारण व्यक्ति होता है। इस तरीके से जोन्स और केलर ने अपने अलग अलग मतों के द्वारा, अपने अलग अलग सुझावों के द्वारा परामर्शदाता के रूपों की व्याख्या की। ठीक इसी तरीके से बच्चों रोजर्स तथा वैलन ने भी अपना मत प्रकट किया। रोजर्स तथा वैलन ने परामर्शदाता के दृष्टिकोण पर, एटीट्यूड यानी उनके व्यवहार करने के तरीके पर विचार करते हुए उपबोध्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। उनके अनुसार परामर्शदाता का दृष्टिकोण उपबोध्य के व्यक्तित्व का समुचित आदर प्रदान किए जाने पर निर्भर करता है। रोजर्स तथा वैलन का कहना था कि परामर्शदाता परामर्श लेने वाले व्यक्ति के, उपबोध्य किसे कहते हैं? परामर्श लेने वाले व्यक्ति को। तो उनका संपूर्ण दृष्टिकोण परामर्श लेने वाले व्यक्ति यानी उपबोध्य के व्यक्तित्व को समुचित आदर प्रदान किए जाने पर निर्भर करता है। इनके अनुसार सफल परामर्शदाता का एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। इनका कहना है कि सबसे पहले इनका कहना है, पहला जो है कि उपबोध्य की व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति आदर की भावना। उनके अनुसार परामर्शदाता को यह समझकर कार्य करना होता है कि उपबोध्य को अपने संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। हमने पहले भी कहा था कि परामर्शदाता का कार्य होता है केवल सलाह देना,
निर्णय नहीं देना, वह उपबोध्य के ऊपर डिपेंड होता है। यही चीज केलर महोदय ने कहा कि उपबोध्य को अपने संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है और वह स्वयं निर्णय ले सकता है। परामर्शदाता को सहायता लेने से भी, परामर्शदाता की सहायता लेने से भी वह इनकार कर सकता है अथवा परामर्शदाता द्वारा प्रदत्त सहायता का उपयोग भी वो अपने विवेक के अनुरूप में कर सकता है। क्यों? क्योंकि उपबोध्य अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी का एहसास परामर्श के दौरान बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। परामर्श का कार्य है कि व्यक्ति के अंदर वह योग्यता विकसित करना जिससे कि वह समस्याओं के समाधान में कर सके और अपने विषय में स्वयं निर्णय ले सके। नेक्स्ट है व्यक्ति की समायोजन क्षमता में विश्वास। तो आधुनिक मनोचिकित्सात्मक उपबोधक की समंजन शक्ति पर विश्वास करता है, यानी परामर्शदाता की आंतरिक शक्ति का उपबोधक के क्षेत्र में उतना महत्व नहीं है। परामर्शदाता इस बात को समझता है कि अधिकांश व्यक्तियों में अनुकूलन पुनर्संयोजन की पर्याप्त क्षमता विद्यमान रहती है और इसी क्षमता को विकसित करके उपयोग में लाने का प्रयास परामर्श के माध्यम से कराया जाता है। समग्र व्यक्ति के लिए आदर। परामर्शदाता परामर्श में व्यक्ति को उसके संपूर्ण परिवेश को स्वीकार करने को कहता है। यह परामर्श को केवल जीवन के विशेष हिस्से से, परामर्श का केवल जीवन के विशेष हिस्से से संबंध नहीं होता है बच्चों, अपितु संपूर्ण उनका पूरा ध्यान संपूर्ण व्यक्ति पर केंद्रित होता है। परामर्शदाता केवल व्यावसायिक नियोजन तक ही अपने कार्य को सीमाबद्ध नहीं करता है और न केवल समायोजन एवं आर्थिक सुरक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उसका ध्यान व्यक्ति की विधेयात्मक यानी सकारात्मक और नकारात्मक प्रयत्नों, उसकी भावनाओं, आशाओं, चिंता सभी पे ध्यान रहता है। कहने का यहाँ पे सीधा तात्पर्य है बच्चों की व्यक्ति की संपूर्णता पर उनका ध्यान रहता है। वह व्यक्ति की किसी भी कथन की उपेक्षा न करके उनके सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका निराकरण प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उपबोध्य के मतभेदों के प्रति सहिष्णुता एवं स्वीकृति का दृष्टिकोण। परामर्शदाता को यह अनुभव करना होता है, यह महसूस करना होता है कि उपबोध्य और परामर्शदाता एक रूप नहीं होते। जो परामर्श लेने आया हुआ है व्यक्ति वो और परामर्शदाता एक जैसे नहीं होते हैं। उनके परिवेश एवं चिंतन में स्पष्ट भिन्नता है। परामर्शदाता का दृष्टिकोण उदार एवं सहिष्णु होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि उपबोध्य की अनुभूति, विचार एवं कार्य परामर्शदाता जैसा ही हो। क्यों? क्योंकि परामर्शदाता को यह अनुभव करना चाहिए, यह ज्ञात रखना चाहिए कि वह एक डॉक्टर की तरह समस्या का निदान एवं औषधि का विहितीकरण नहीं कर सकता है। जो सलाह या सुझाव परामर्शदाता देता है वह उपबोध्य के विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित न होकर उसके अपने मूल्यों पर आधारित होता है। किंतु समस्या का हल स्वयं उपबोध्य को ही खोजना चाहिए। परामर्शदाता का कार्य है कि इस खोज में वह सहायक बने, उपबोध्य को उसकी समस्या के समाधान में वह सहायता प्रदान करे, उनको निर्णय लेने की क्षमता विकसित करे, उसे अपने नैतिक एवं निर्णयात्मक दृष्टिकोण
परामर्शदाता को अपने नैतिक एवं ऋणात्मक दृष्टिकोण उपबोध्य पर आरोपित करने का आग्रह नहीं करना है, अपितु केवल और केवल उनका कार्य है कि उपबोध्य के कल्याण मात्र में अपनी रुचि को रखना है। इस प्रकार से उपबोध्य को अपने नैतिक मानदंडों के अनुरूप न मानकर उसे स्वयं यथार्थ के अनुरूप समझने तथा स्वीकार करने में सहायता देने में प्रयत्नशील करना है। लास्ट का आता है उपबोध्य को स्वयं समझने एवं स्वीकार करने में सहायता की इच्छा। तो परामर्शदाता का संपूर्ण व्यवहार इन समझों को प्राप्त करने में सहायता देने को लक्ष्य बनाकर चलना है कि अपने किसी निदान पर पहुंचने को नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें यह सोच कर चलना है कि जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उसकी समस्याओं का हल प्रस्तुत करना और वह हल के लिए स्वयं चिंतित हो। वह अपनी समस्या को ठीक प्रकार से समझकर परामर्श के उपयोग द्वारा उस हल की दिशा में प्रयत्नशील हो। उन्हें व्यक्ति को उस योग्य बनाना है। इसके साथ साथ जो भी बातचीत हो रही है उनके बीच में, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो गोपनीय रहे। जब गोपनीय रहता है तब वह अपेक्षाकृत गहरे और गोपनीय भावों एवं दृष्टिकोणों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। उसका संकोच दूर होता है। इन्हीं दृष्टिकोणों एवं भावनाओं को उसके समायोजन के लिए आधार बनाया जा सकता है और इन्हीं के द्वारा परामर्शदाता उपबोध्य को स्वयं को समझने एवं स्वीकार करने में सहायता कर सकता है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग विद्वानों ने परामर्श की अलग अलग व्याख्या की है।